हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी। और टेलीविजन की जो खबरें होती हैं वो हमेशा आपके लिए मैं लेकर आता हूं सबसे पहले। तो आज मैं टेलीविजन के कुछ ऐसे किस्से आपको बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपको आपके सीरियल में कभी नजर नहीं आती। टेलीविजन जो हमारा है, पिछले 20 सालों में काफी कुछ बदला है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा उतार चढ़ाव टेलीविजन में तब आया था जब 2008 में सास बहू शोज की जगह जो थीमेटिक शोज या सोशल शोज आने शुरू हुए थे। तो ऐसा ही एक शो था बालिका वधू, जो आया था 2008 में। और उस शो ने सीरियल बनाने वालों की और मैं कहूंगा सीरियल की जो पूरी लैंडस्केप को बदल डाला था। तो उसके पीछे जो लोग थे वो कभी आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन आज मैं आपको उस आदमी से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने बालिका वधू की रचना की। तो मेरे साथ हैं प्रोड्यूसर संजय वाधवा जी। और संजय जी ने आपको, मैं बालिका वधू का एग्जाम्पल, उन्होंने ढेर सारे शोज जो आप सुबह शाम देखते हैं अपने टेलीविजन पर उन्होंने क्रिएट किए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सात फेरे से लेकर पंड्या स्टोर, और आजकल कलर्स पर आ रहा है मेरी भव्य लाइफ। तो बहुत सारे शोज इन्होंने बनाए हैं। आज इनसे हम इंटरेस्टिंग बातें करेंगे टेलीविजन के बारे में, बदलाव के बारे में, सीरियल कैसे बनते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं और इनका पूरा सफर। तो संजय जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। आज तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो संजय जी, जैसे मैंने कहा कि लोग सीरियल देखते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे देश में सबसे ज़्यादा वो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। और खासकर पिछले 20 सालों में सीरियल में बहुत बदलाव आया है। सीरियल्स के अलग अलग जॉनर्स क्रिएट हुए हैं। और आई थिंक 90s में जब हम एंटर हुए थे, जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो आया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन में बूम तब आया था। लेकिन उस टाइम पे एक तरह के सीरियल बनने शुरू हुए जो सो कॉल्ड सास बहू जॉनर शुरू हुआ। राइट। लेकिन आप उस टाइम पे एक ऐसा शो लेकर आए थे जिसका नाम था सात फेरे। सात फेरे जो पहली बार एक सोशल मुद्दा जो होता है वर्ण भेद पे आधारित, उसकी कहानी लेकर आए। तो हाउ गेम चेंजर वाज सात फेरे, एंड हाउ डिड एट दैट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2007 की बात होगी है। जी। तो 2007 में जब सात फेरे आया तो कैसे उस शो की रचना हुई? कि कैसे मेरे ये सात फेरे सातों आसमां छू गए। मैम बहुत टाइम चाहते थे कि एक सोशली रेलेवेंट टॉपिक पे काम करें, एंड सो हमको ये टॉपिक एक बहुत अच्छा लगा जिसमें, और सारे शोज उस समय ऐसे हो रहे थे कि बेसिकली सास बहू शोज हो रहे थे, सौतन लेकिन सहेली। सौतन सहेली इस तरीके के शोज हो रहे थे, लेकिन कोई भी शो ऐसा नहीं हो रहा था जिसको जो एक अलग से शो हो। जी। एंड हम ये चाहते थे कि एक एक्सपेरिमेंट ही सही लेकिन करके देखते हैं, एंड लेट अस सी कि लोग कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड ऑफ कोर्स सोशल स्टिग्मा अटैच टू डार्क स्किन जी। एक हमारे जहन में आया था। हमने जब अपने राइटर से बात की थी तो उन्होंने उन्होंने एक आइडिया उन्होंने हमको दिया था ऐसा। तो उस पर वी थॉट कि वी विल, हम नेटवर्क से भी बात करते हैं, तो नेटवर्क भी एक्साइटेड हो गया उसमें। एंड जी पे ये शो आया था उस वक्त, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थे। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने भी एक तरीके का सॉर्ट ऑफ, उन्होंने भी रिस्क लिया, एक हमने भी रिस्क लिया। जी। बट रेस्ट इज टोटली हिस्ट्री उसमें। बट शो का मुद्दा एक अलग था, और हम ये चाहते थे कि उस चीज को हम लेके आ जाएं जो कि एक पूरे इंडिया में काफी मतलब नंबर 1 पे ये हमारे सोशल इश्यूज में रहा है। एंड मतलब हर एक को एक सुंदर सुशील लड़की चाहिए, इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें गोरी चिट्टी होनी चाहिए। तो हम वो एक चीज चेंज करना चाहते थे कि आप मतलब जो लड़की है उसके एक व्यक्तित्व में, आइडेंटिटी में बिलीव करिए, ना कि उसके कलर में। और सुशीलता और सुंदरता सिर्फ कलर्स तक ही सीमित नहीं है, वो उसके बियॉन्ड है। तो ये एक आइडिया था, और उस पर फिर हमने अपने राइटर से जब इस कॉन्सेप्ट पे बात की तो फिर हमने ये पूरी एक स्टोरी बनाई थी। अपने रंग की तरह मेरी जिंदगी में भी अंधकार था। तो टेलीविजन सर्किट में जब मैं बात करता हूँ तो किसी ने मुझे बोला कि वो जो शो आया था आज भी वो शो प्रोटोटाइप है। आज भी वो कहानी बनती है क्योंकि समाज में वो चीज़ अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो दैट शो सेट द स्टैंडर्ड। मतलब आज भी अगर लोग उसे कॉपी कर रहे हैं तो कहते हैं इमिटेशन इज द एक्ट ऑफ फ्लैटरी। सो कहीं ना कहीं इट्स अ प्राउड फीलिंग दैट यू क्रिएटेड दैट जॉनर व्हिच इज स्टिल इवन एप्लीकेबल आफ्टर 20 इयर्स। या एटलीस्ट ऑफ कोर्स ये चीज खत्म तो नहीं हुई है, अभी तक ये है, बट एटलीस्ट
कोई बात नहीं करता था थ्रू एंटरटेनमेंट और या शोज के थ्रू, तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी, और मैं इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे प्रोडक्शन हाउस ने एटलीस्ट एक ऐसा शो निकाला जी। जिसकी वजह से हम इस चीज को छेड़ पाए और इस चीज को लोगों के सामने ले पाए, तो आखिर इतने सारे लोगों ने जिन्होंने शो देखा और इतने सारे लोगों ने जिनको शो ये पसंद आया, तो एटलीस्ट इस बात को अप्रिशिएट भी किया होगा कि यस, ये चीज जरूर बोलनी चाहिए थी। जी। फिर आया 2008, जब देश में क्रांति कहूंगा, देश में तो क्रांति आ रही थी लेकिन टेलीविजन में बहुत बड़ी क्रांति आई। एक नया जॉनर डेवलप हुआ जब आया बालिका वधू, बालिका वधू। और उस शो ने तो मतलब इतिहास रच दिया। तो संजय जी, बालिका वधू का स्टार्ट कैसे हुआ, हाउ डिड द शो हैपन, कंसेप्चुअलाइजेशन, थोड़ा आप हमें उस वक्त कुछ इंटरेस्टिंग बातें शो की मेकिंग के दौरान की बताएं। सो बालिका वधू का शो, इंटरेस्टिंगली अगर आप जानना चाहें तो बालिका वधू का एक्चुअली आइडिया और हम उसको कंसीव करना चाहते थे ये 7 फेरे से भी पहले था। अच्छा। या लेकिन ऑफ कोर्स जैसे बोलते हैं ना कि हर स्टोरी की एक का टाइम होता है, जी। तो शायद उस वक्त वो नहीं था, तो हम फिर 7 फेरे बनाने में लग गए। जी। उसके बाद ये चीज हमारे को बिकॉज एक सक्सेस हमको मिला था एक सोशली रेलेवेंट इशू को लेके जी। बनाने में, तो अभी क्यों ना हम एक बार फिर से हम बालिका को रिवाइव करते हैं उसको स्टोरी। तो हमारे जो राइटर हैं पूर्णेंदु शेखर जी, वो राजस्थान से हैं, तो उनके साथ ही उन्होंने ही हमको ये आइडिया बताया था बालिका का। और उस समय जब हम इसको करना चाहते थे, शायद समय सही नहीं था, तो 7 फेरे पहले हो गया। जी। लेकिन उसके बाद वी गॉट सॉर्ट ऑफ, एक हमको भी हिम्मत मिल गई कि एक शो अच्छा हमारा चल पड़ा है, जी। तो हम इसको भी ट्राई करते हैं, और शायद मार्केट भी तब तक रेडी हो गया था। जी। सो उस तरीके से इस चीज की वो हुई। ये तो उस समय कलर्स एकदम नया चैनल चालू हो रहा था, तो हम उनकी प्रोग्रामिंग हेड के पास ये शो लेके गए थे, और आइडिया सिर्फ ये था कि एक अच्छा सा शो जो एक बहुत बड़ा सोशल इशू है इंडिया का, तो हम उसको अगर ये कह पाए अच्छी तरीके से, तो शो को अगर हमको एक तरीके से ऐसा भी हो जाए कि पीपल गिव अ पैट ऑन अ बैक एंड सेज कि वेल डन, और उतना भी अगर हमको मिल जाए ये कि आपने एक अच्छा अटेम्प्ट किया और एक अच्छा शो बनाया। कमर्शियल सक्सेस या ये शो इतना चलेगा उस समय तो ऑफ कोर्स बिल्कुल ही पता नहीं था, जी। बट आई थिंक इट वर्कड आउट वेरी वेल। और 20 इयर्स बाद भी हम बात कर रहे हैं आज इस बारे एग्जैक्टली में। द पॉइंट। सो एक ब्रांड जो वो एक बालिका वधू से चालू हुआ, वो लोगों ने बहुत पसंद किया अक्रॉस द कंट्री एंड कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। जी। ये शो बहुत जगह ऑलमोस्ट 70-80 या मे बी मोर कंट्रीज में दिखाया गया है। भी आओगे ना लड्डू खाने? अरे मेरी शादी जो है। एंड 8 साल हमने ये शो चलाया, जिसमें हमने बहुत सारे इश्यूज को उसमें एड्रेस किया, और आइडिया सिर्फ यही था हमको कि हमको सब अच्छे मुद्दों को कैसे लोगों के सामने ले आएं, और वो उनको एक प्रीची वे से ना देख के एक एंटरटेनमेंट वे से देखें, ताकि एंटरटेनमेंट के थ्रू हम उनको इन्फॉर्म भी कर सकें और एडुकेट भी कर सकें। जी। फिल्म प्रोडक्शन की बातें, बहुत सारे किस्से होते हैं, हम बातें करते हैं, लेकिन टीवी प्रोडक्शन एक बहुत टेढ़ी खीर है। मैं कुछ सेट्स पे जानता हूँ वहाँ कितनी तकलीफ आती है, क्योंकि टीवी सीरियल बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो संजय जी, हम हमेशा फिल्मों की बात करते हैं, बड़े बड़े ऐसे मुगल आजम ऐसे बनी, लेकिन मुझे लगता है कि जिसने टीवी सीरियल बनाया वो दुनिया में कुछ भी बना सकता है, क्योंकि हैंड्स ऑन हम सेट्स पे जाते हैं, जो तकलीफें, जो प्रेशर, बिकॉज 365 डेज, फिल्म तो चलो 40 दिन का शेड्यूल Right. हुआ खत्म हो गया, लेकिन सीरियल 365 डेज 24 घंटे 7 दिन का काम है। सो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि कितना मुश्किल और कितना ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा एक बहुत मल्टी एंगेजिंग काम होता है टीवी सीरियल बनाना। ये आपने सही कहा एकदम, क्योंकि अनलाइक फिल्म जो कि 50-60 दिन शूट होती है और 1-2 घंटे की फिल्म है, जिसको ऑफ कोर्स कितना भी टाइम लग जाता है बनाने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन टीवी का फॉर्मेट एकदम अलग है। टीवी पहले मंडे टू फ्राइडे था, फिर मंडे टू सैटरडे हुआ, अब मंडे टू संडे भी है, तो 7 डेज अ वीक हो गया है। तो ये एक अलग फॉर्मेट है, और इसको मतलब कॉन्स्टेंटली हम उसको शूट करते रहते हैं। ऑफ कोर्स पीरियोडिक जो भी छुट्टी हमारी तय होती है वो होती है, बट यस, ये पीरियोडिक पूरे थ्रू आउट द ईयर इट इज बीइंग शॉट, एडिटेड, डिलीवर्ड,
विच इज़ लाइक और जितने भी लोग मेरे ख्याल से टीवी में काम करते हैं ना, मैं उन सबको क्रेडिट देना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ इतना डेडिकेशन बहुत बहुत डिफिकल्ट है, और वो भी डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंटली चर्न आउट करना, कंसिस्टेंटली उतनी स्टोरी बनाना और उसको फिर शूट करके और उसको सामने ले आना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो ये एक अलग फॉर्मेट है, एंड बट ये आई मीन ऑफ कोर्स डेली सोप आर इंडियन GCTV के दे आर नंबर 1 फॉर्मेट्स। तो दिक्कतें आती हैं और बट एडजस्ट करते हैं ताकि लोग एंटरटेन होते रहें। एज ए प्रोड्यूसर सबसे चैलेंजिंग मोमेंट्स कौन से आते हैं? क्योंकि हम लोग ज़्यादातर एक्टर ने बीच में छोड़ दिया, एक्टर रिप्लेस हो गया, चैनल का प्रेशर, TRP का प्रेशर, तो ये सब चीज़ों के बीच में कैसे आप घूम और अपना खासकर आपका काम, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, तो अपनी टीम को मोटिवेट रखना, खुद को मोटिवेट रखना, तो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस एंड हाउ यू डील विद दिस? सी चैलेंजेस तो डेफिनेटली आते हैं, बिकॉज इतना कांस्टेंट काम है लगातार। चैलेंजेस सिर्फ फिजिकलिटी के ही नहीं हैं, चैलेंजेस क्रिएटिविटी के भी बहुत आते हैं, क्योंकि अगर आप आज बालिका के अगर 8,000 2,600 700 जो भी शो हमने एपिसोड किए 8 साल चला है, तो उसको कॉन्स्टेंटली क्रिएटिवली लोगों को पसंद आए, इट इज़ अ वेरी बहुत बड़ा टास्क है वो। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हमारा स्टोरी जो है ना वो कंसिस्टेंटली लोगों को एंटरटेन करे और अच्छा लगे, इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। एंड ऑफ कोर्स द एक्टर्स एंड जो ऑफ कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाता है, नए एक्टर आते हैं, पुराने जाते हैं, और वो एक पार्ट स्टोरी के उसमें है। रियल चैलेंज लाइज इन द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ इट उसमें। एंड बाकी तो एक बार शुरू के चैलेंजेस होते हैं, फिर ऑफ कोर्स एक हमको थोड़े टाइम के बाद रूटीन लगने लगता है वो, कि ठीक है आज शूट लगातार करना है, एडिट लगातार करना है। बट आई फील इन माई ओपिनियन ना, सबसे बड़ा चैलेंज है उसको क्रिएटिवली एब्सोल्युटली टॉप नॉच रखना फॉर सो मेनी एपिसोड्स। जी, सबसे मुश्किल शो कौन सा था जिसे बनाने में आपको लगता है कि बहुत मुश्किल आता है, एंड हाउ यू डेल्ट विद इट एज वेल? ऐसा तो मतलब बहुत मुश्किलें तो हर अलग अलग शोज के अलग अलग जॉनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आती ही रहती हैं उसमें। तो बट ऐसा जो सबसे हमारे लिए इंटरेस्टिंग शो था जिसमें बहुत अलग किस्म का हमने वो किया था, वो एक्चुअली डेली सोप नहीं था, हमने एक शो किया था बालाकोट के इवेंट पे, विच वाज कॉल्ड रणनीति। जी। सो उस पे किया था, तो उसमें बहुत सारी अलग अलग चैलेंजेस थे, बिकॉज उसमें डॉग फाइट्स थी, एयरप्लेन की वॉर सीक्वेंसेस थे, और टैंक्स थे, और बहुत सारे उसमें एक्शन सीन्स थे, अलग अलग जगहों पे वो करना था। और मेनली तो उसमें जो एयर फाइट हमने दिखाई थी, जो डॉग फाइट में, तो वो एक चैलेंजिंग था, और जॉनर भी अलग था और चैलेंजिंग भी बहुत था। तो एज सच रियल चैलेंज हमको उस शो में आया था। एंड ऑफ कोर्स सीरीज में तो हर अलग अलग स्टोरी के हिसाब से अच्छा आते रहते हैं चीजें, लेकिन पर क्या है कि वो डेली सोप में फिर आफ्टर सम टाइम 1-2-3 महीने के बाद आप उसमें सेट हो जाते हैं। जी जी। तो वो था, बट इस वेब सीरीज में इट वाज ऑल टुगेदर कंप्लीटली अ चैलेंजिंग थिंग राइट इन द एंड। वेब सीरीज भी आपने बनाई, आपने टीवी सीरीज भी बनाई, दोनों मीडियम्स और फॉर्मेट्स में काफ़ी अलग है। जी। तो हाउ दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन? सी टीवी और उसमें सी OTT इज लाइक एन एक्सटेंडेड फिल्म, क्योंकि OTT के जो जितने भी डायनामिक्स हैं, जितने भी द वे ऑफ मेकिंग है, एंड आर्ट उसमें जो टेक्निकल क्रू काम करता है, एंड इवन आर्टिस्ट भी काम करते हैं, और जो स्टोरी फॉर्मेशन होती है, वो इट इज़ मोर लाइक अ फिल्म, बट इट इज़ एक्सटेंडेड फिल्म होती है वो। सो 2 घंटे की आप फिल्म बनाते हैं, ये OTT में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एपिसोड्स हम उसको 3 या 4 घंटे का प्रोग्राम बनाते हैं इनटू 8 और 9 एपिसोड्स। वेयर एज जो टीवी सीरीज है,
टीवी सीरीज ज़्यादा मीडियम है। एक राइटर्स का एक कहानी जो एक अलग अपने पेस पे चलती है, और उस पेस को कैसे प्रॉपरली मेंटेन करते करते धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ाते हैं। जो रोज की चीज़ें उसमें ज़्यादा आती हैं। इट इज़ अ फॉर्मेट जहाँ की स्टोरी जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रेच्ड होती है, उसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, और जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे शो की कहानी जैसे आगे बढ़ती रहती है, तो वो फॉर्मेट उस तरीके का है। वेर एज OTT इज प्योरली, आप ऐसा समझ लीजिए कि 2 घंटे की फिल्म की जगह आप 4 घंटे की फिल्म बना रहे हैं। जी। संजय वाधवा का सफ़र शुरू हुआ था, 26 साल हो गए, आई थिंक 2001 इफ नॉट रॉन्ग, जब DD मेट्रो का चैनल 9 ब्रॉडकास्टिंग के साथ आई थिंक योर फर्स्ट शो वाज मान, नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो शुरुआत स्फीयर ऑरिजिन्स की कहाँ से हुई? सो स्फीयर ओरिजिन की शुरुआत हुई थी एक्चुअली 2002 में। ओके। एंड उसके पहले एक और अलग कंपनी थी जिसमें हमने कुछ शोज किए थे, बट स्फीयर ओरिजिन्स का जो स्टार्ट हुआ था वो था 2002 में जी। और 2002 में हमने सहारा के लिए एक फिल्म बनाई, जो कि उस समय सहारा का एक नया चालू हुआ था स्लॉट, जिसमें 8:30 बजे से 11 बजे तक उनकी फिल्म होती थी। तो कुछ उन्होंने फिल्में बनाई थी, तो उसमें वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फिल्म्स में हमारी फिल्म थी। और वो फिल्म में हमको पहला ही हमारा काम था स्फीयर ओरिजिन्स में, जिसमें हमको रापा अवार्ड भी मिला। एंड फिर उसके बाद हमने किया देश में निकला होगा चांद, जो दैट्स वन ऑफ द आइकॉनिक शोज, जो वी हैड टेकन ओवर, इट वाज बीइंग डन बाय अनदर प्रोड्यूसर, एंड तो वो हमने किया था। एंड देन फिर 7 फेरे, और उसके बाद फिर जितने भी दूसरे शोज हैं, तो या 2002 से हमारा, तो अभी आज 23 साल हो गए जी। वैसे एक और ट्रिविया संजय जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप सब अभिनेत्री यमी गौतम को जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमी गौतम ने अपने करियर की शुरुआत एक टेलीविजन शो से की थी जिसका नाम था राजकुमार आर्यन, और जो संजय जी ने बनाया था। जी। संजय जी, मुझे याद है NDTV इमेजिन का जब लॉन्च हुआ था तब ये शो आया था, एक खूबसूरत सी लड़की ने राजकुमारी के किरदार से एंट्री की थी। आज वो बॉलीवुड की एक नामचीन अभिनेत्री है। तो आज मैं चाहता हूँ कि ट्रिविया दर्शकों को बताएं कि यमी गौतम का जो शुरुआत टीवी सीरियल से हुआ था आपके शो राजकुमार आर्यन से। जी, तो राजकुमार आर्यन एक शो था जो हम NDTV इमेजिन लॉन्च हो रहा था तब हम कर रहे थे। एंड उस समय हम काफ़ी क्योंकि वो हिस्टोरिकल शो था एक, और उसमें फैंटेसी एलिमेंट्स भी थे काफ़ी, तो हम ढूंढ रहे थे काफ़ी लोग। एंड ड्यूरिंग कास्टिंग हमने चंडीगढ़ से कुछ लोग आए हुए थे, और कुछ लोग थे जो आए थे जिनको हमको ऑडिशन करना था। तो उनमें से हमने एक लड़की को ऑडिशन किया था और उनसे बातचीत की, तो हमको वो बहुत वी लाइक्ड हर एंड शी वाज रियली नाइस। एंड सो तो हमने उनको शॉर्टलिस्ट किया था, वो उनका पहला शो था। और शो में ऑफ कोर्स हमने उनको इंट्रोड्यूस किया। शी प्लेड अ रोल ऑफ अ प्रिंसेस, एंड ऑफ कोर्स शी डिड अ ग्रेट जॉब। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, और बहुत उसमें बहुत अच्छी लग रही थी वो उसमें। उस समय भी जब हम वो शो कर रहे थे तो हमको लग रहा था कि दिस गर्ल वुड हैव अ फ्यूचर इन फिल्म। अगर ये फिल्म में आए तो वो बहुत अच्छी लगेगी। हमारे जो डायरेक्टर भी थे उन्होंने भी जब वो कैमरा के थ्रू देखा तो उन्होंने कहा कि शी इज़ गुड, शी शुड ट्राई फिल्म्स। तो उस समय तो पता नहीं था कि ऑफ कोर्स फिर उन्होंने हमारा शो करने के बाद एक और शो किया था, और उसके बाद फिर देन शी ट्राइड फॉर फिल्म्स। एंड ऑफ कोर्स यस, टुडे शी इज़ अ वेरी फाइन एंड अ सक्सेसफुल एक्टर इन बॉलीवुड। तो मेरे साथ है संजय वाधवा जी, और इनकी कंपनी स्फीयर ओरिजिन ने एक और कलाकार को बॉलीवुड में बहुत बड़ा मौका दिया। उस कलाकार का नाम है विक्रांत मैसी, और विक्रांत मैसी आज बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में गिने जाते हैं। लेकिन विक्रांत ने अपने करियर का जो फर्स्ट बेस्ट शो था और बालिका वधू में ही एंट्री मारी थी। तो संजय जी, विक्रांत मैसी आज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड, बट एक्चुअली यू हैड वर्कड इन बालिका वधू, आपने इनको एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया। तो हाउ डिड विक्रांत का टैलेंट आपने कैसे डिस्कवर किया? सी विक्रांत एक्चुअली जब हम ये बालिका वधू कर रहे थे तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम एक क्योंकि शुरू में नहीं थे वो लेटर स्टेज पे ज्वाइन किया, तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए वी वर ऑडिशनिंग,
और हमने बहुत लोगों को ऑडिशन किया। उसमें से ऑडिशंस में विक्रांत का उस समय शायद विक्रांत एग्जैक्टली नए थे या उन्होंने कुछ थोड़ा सा काम किया था, बट वो हमने ऑडिशन किया उनको और वो एकदम फिट हुए उसमें, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड विथ हिम। एंड ऑफ कोर्स एक बार वो आए तो जो वो रोल था वो फिर एक्सटेंड होता चला गया और काफ़ी टाइम तक उन्होंने काम किया वो। उसके बाद हमने एक फिल्म की थी जो 26/11 के इवेंट्स के बाद एक फिल्म थी जो हमने बनाई थी, जो स्टार प्लस पे दिखाई थी, उसका नाम था वो नज़ारों के नाम जी। तो उसमें भी हमने विक्रांत को लिया था और कई और लोग थे उसमें, विनोद खन्ना जी थे एंड काफ़ी दूसरे एक्टर थे जिसमें विक्रांत मैसी वाज आल्सो देयर। सो तो हाँ, उनके साथ ये दो अच्छे प्रोजेक्ट्स हमने किए एंड बहुत अच्छा लगा हमको काम करके। वेरी फाइन एक्टर, वेरी फाइन पर्सन। सो सजी जी का एक और कंट्रीब्यूशन मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल शोज़ जो होते हैं उसको हमारे देश के हिसाब से ढालने का काम भी इन्होंने कई सारे शोज़ में किया। आई थिंक कथा अनकही का मैं नाम लेना चाहूँगा, कथा जो दरअसल टर्किश शो था, और आपने योर ऑनर नाम की एक वेब सीरीज बनाई थी जो जी। दरअसल एक इजरायली शो का अडेप्टेशन दैट्स था। इट। तो फॉरेन मिलियो के जो शोज़ होते हैं, हम इतना कंटेंट आज तो हमारे पास एक्सेस है, बट उसको हिंदी में अपनी ऑडियंस के लिए अडेप्ट करना इज challenge, or do you think it becomes easier so that you have to just change settings and present it to the Indian viewers? वेल अनलाइक जैसे लोग समझते हैं कि अडेप्टेशन बहुत इजी काम है, बट एक्चुअली इजी काम नहीं है, क्योंकि आपको ना सैंक्टिटी रखनी पड़ती है कि जो कहानी ओरिजिनल है जी। वो ओरिजिनल कहानी की सैंक्टिटी रखते हुए आप कैसे उसको अपने देश के हिसाब से या जो भी आप मिलियू ले रहे हैं उसको कैसे उसमें अडेप्ट करते हैं। सो अडेप्ट, और फ्रैंकली एक वो हमको एक स्टोरी का क्रक्स मिल जाता है, लेकिन एब्सोल्युटली अदरवाइज सब कुछ तो वो होता है। एक स्क्रीन प्ले का पैटर्न और कहानी का पैटर्न लगता है, पर वो भी चेंज होता है, बट वो पूरा मिलियू चेंज हो जाता है और उसके हिसाब से एंटायर रीराइटिंग एक तरीके से होती है। बट हाँ, जो कहानी हमको कोर में पसंद आई उनकी, वो उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करते हैं। तो अडेप्टेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे वो ब्लेंड प्रॉपर कर पाएँ, कि ताकि कहानी जो आपको पसंद आई है, जिसकी वजह से आपने वो शो खरीदा है, वो कैसे कहानी निकल के आए, बट आपके रीजन या आपके कंट्री के हिसाब से निकल के आए। सो अडेप्टेशन में हमने योर ऑनर सीजन 1 सीजन 2 किया था, विच वाज जो OTT थे शोज़, और उसके बाद हमने कथा अनकही किया था जो कि एक ऑफ कोर्स टर्किश शो था, उसका अडेप्टेशन था, एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल शो, वेरी 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 नाइस स्टोरी, एंड बहुत अच्छा उसका हमको रिस्पांस मिला। अदिति ने वो रोल प्ले किया था उसमें, एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमको। वो लव स्टोरी अदिति और अदनान जो थे कथा में। जानता हूँ तुम नहीं मानोगे ही, और ना मैं मानूंगा हार। वो काफ़ी फेमस हुए और काफ़ी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सो इट वाज एक अलग तरीके की कहानी थी, वो एकदम ही जो नॉर्मल सीरियल्स जो अभी आते हैं उनसे एकदम ही अलग किस्म की कहानी थी, एक मैच्योर कहानी थी वो। सो यस, मतलब दैट वाज अ गुड स्टोरी। संजय जी के दो ऐसे शोज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो आज भी व्यूअर्स याद करते हैं, एंड वो आई डोंट नो इनसे जानते हैं कि वो आपके लिए कितने चैलेंजिंग थे। नंबर 1 था सरस्वती चंद्र, क्योंकि इट वाज क्वाइट अ टास्क, क्योंकि सजील बंसाली ने कंसीव किया था, लेकिन आपने उसको 1 लेवल अप करके सस्टेन किया। एंड दूसरा था इस प्यार को क्या नाम दूं 2। इस प्यार को क्या नाम दूं। आई डोंट नो, अभी इसके पुराने एपिसोड्स हमने वापस टेलीकास्ट किए, उस पर वापस बहुत व्यूवर्स का प्यार मिला। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस प्यार को क्या नाम दूं 2 से। तुम औरतों को ठीक से गाड़ी तो चलाने आती नहीं तो कहती है देश चलेंगी। क्योंकि जब आपको लेकर आए थे तो एक पहले वाले सीजन का बहुत हैंगओवर था, और लेकिन नई जोड़ी, नई कहानी, नई सेटिंग के साथ वो शो एक आज भी बहुत रेजोनेंस है उसकी व्यूअर्स में। इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 1 और सीजन 2 हमने किए थे, और ऑफ कोर्स सीजन 2 का एक अलग थोड़ा सा लव स्टोरी का हमने एंगल लिया था। कुछ नहीं, बस मैं तो कह रहा था कि मैं औरतों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता।
एंड वो एक ब्रूडिंग लव स्टोरी थी तो उस तरीके का एक एंगल था उसमें। तो सीज़न 2 बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी एंड लोगों को बहुत अच्छा लगा वो शो। कहते हैं कि हर भाषा में आज भी वो कहीं ना कहीं चलता रहता है। ऐसा बोला जाता है कि उस कहानी को आज भी शायद हम जब बात कर रहे हैं किसी न किसी कंट्री में, किस भाषा में लोग देख रहे हैं, ये उसका पावर था। सो जी जी, वो कहानी मतलब बेसिकली जो लव स्टोरी थी वो एक इंटेंस लव स्टोरी थी, यू नो, बिटवीन अ केयरलेस गर्ल एंड अ वेरी ब्रूडिंग मैन, पर उसमें कैसे उसके रिलेशनशिप उनके ग्रो होते रहते हैं थ्रू आउट द स्टोरी। सो इस प्यार को क्या नाम दो में एक सबसे ज़्यादा चीज़ क्या थी कि एक आप लव स्टोरी बोलते हैं और तो फिर वो प्रोग्रेस होती रहती है, लेकिन कोई शो के डीएनए में ही लव स्टोरी एम्बेडेड होती है कि मतलब एवरीथिंग उसी लव स्टोरी के इर्द गिर्द और उसी लव स्टोरी के जितने भी रिएक्शन और जो भी दूसरे पात्र भी जो रिएक्ट करते हैं वो उस स्टोरी के इर्द गिर्द की वजह से ही होता है। सो इस प्यार के को क्या नाम दूं मैं, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि एंड तक, एकदम एंड तक, शुरू से लेके एंड तक सारी चीज़ें उस मेन लव स्टोरी के आसपास ही घूमती थी। एंड हाउ वाज आइडिया, हाउ वाज डूइंग सरस्वती चंद्र? गाड़ियाँ तो आती जाती रहती हैं, पर जिंदगी में एक बच्चे को माँ एक ही बार मिलती है। बिकॉज वो आपके लिए एक चैलेंज था ऑलरेडी। जी, चैलेंज था। सरस्वती चंद्र ऑलरेडी ऑफ कोर्स सभी जानते हैं कि शुरू में बंसाली साहब कर रहे थे एंड फिर हमको एक कॉल आया था कि इफ़ आई डोंट नो मतलब वो उनका कैसे क्या था वो, बट हमको चैनल से कॉल आया था कि दिस शो आप मतलब उसको आगे बढ़ा पाएंगे क्या, क्योंकि तो वी सेड ओके एंड ऑफ कोर्स फिर यस कमिंग फ्रॉम देयर और एक ऑब्वियसली स्टैंडर्ड एक सेट था तो हमको उसको और एक नॉच अप ऊपर लेके जाना था। तो वो शो हमने लिया। ऑफ कोर्स जब हमने चालू किया तो ऑब्वियसली एक मिड शो जब आप पकड़ते हैं तो चैलेंजेस एक अलग किस्म के होते हैं, यू नो, और शुरुआत से जो आप शो करते हैं तो उसमें आप एक तरीके से एंटर हो जाते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन मिड में सडनली एवरीथिंग इज थ्रोन एट यू विच इज़ ब्रांड न्यू। सो बट हाँ, वो चैलेंजेस थे उसमें, बट अच्छे एक्टर थे उसमें और ऑफ कोर्स यू नो थोड़े 3-4 एक हफ्ते में हमारा सब कुछ सेट हो गया एंड देन वी स्टार्टेड दिस। बट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल शो, बहुत अच्छा शो था वो, जो आई मीन सबको बहुत अच्छा लगा, व्यूअर्स ने बहुत सराहा उसको और वो अच्छा चालू भी हुआ था और हमने ट्राई किया कि जितना अच्छा क्वालिटी वाइज और स्टोरी वाइज हम उसको मेंटेन कर सकें एंड तक, जब तक वो शो चला। वक्त बदल गया है, लोग अब वेब पर देखते हैं आजकल चीज़ें। आपके सीरियल भी आप टेलीविज़न पे नहीं, अपने फ़ोन्स पे देखते हो, लेकिन कहानियाँ तो वो होती हैं जो दिल को छुए। तो संजय वाधवा भी आजकल एक नया शो बना रहे हैं, मेरी भव्य लाइफ। मेरी भव्य लाइफ विच अगेन इज़ अ सोशल शो सर। तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हमेशा से, ये तो मतलब एवरग्रीन है, जो मतलब ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, बट दिस शो इज़ डीलिंग विद दिस topic in a very sensitive way and I think you are getting very good response from मेरी भव्य लाइफ। तो ये शो थोड़ा न्यू एज है, it's like a social show है लेकिन it's very young and has a little freshness to it। तो कैसा रिस्पॉन्स अब तक मिल रहा है मेरी भव्य लाइफ को? पहले बोलते थे करियर बनाओ, कैरेक्टर बनाओ, और अब जब सब बना लिया है तो बोलते हैं बॉडी बनाओ। मेरी भव्य लाइफ को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है काफ़ी। हम लोग ये डेफिनेटली ये चाहते थे कि आज की यंगस्टर्स में ओबेसिटी है या और कोई फिजिकल यू नो मतलब इशू नहीं बोल सकता हूँ, ओबेसिटी पे ही मैं बोलूँगा कि ओबेसिटी है, लेकिन जो आज के यंगस्टर्स हैं ना उनका कॉन्फिडेंस इस चीज़ से कहीं ज़्यादा है। लेकिन क्या है, सोसाइटी उनको ये भूलने नहीं देती है कि आप ओवरवेट हैं, लेकिन जो यंगस्टर जो ओवरवेट है या क्या, उसका कॉन्फिडेंस किसी और से कम नहीं है। इस चीज़ को हमने बहुत नोटिस किया था और इस चीज़ को वी वांटेड टू ब्रिंग आउट कि यू आर एन इंडिविजुअल, नॉट फैट, थिन, डार्क, फेयर, वाइट, यो वॉट एवर, यू आर एन इंडिविजुअल। तो वो इंडिविजुअल इस दुनिया में क्या कर सकता है, यू नो, इज़ व्हाट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के एकदम समान है। तो फिजिकल एस्पेक्ट में
ऐसी जो समस्याएं जिनके साथ हैं फिजिकली एस्पेक्ट में, जिसको जिसको सोसाइटी बहुत ही मतलब एक तरीके से दुत्कारती है, या मतलब एक मुद्दा बन जाता है। वो चीज़ को हम चाहते थे कि जो यंगस्टर जो कॉन्फिडेंट हैं, जिनको ये इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हाउ डू वी ब्रिंग अ स्टोरी जिसमें उनकी ये बात बाहर निकल के आए, एंड दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। उसमें ये डिसाइड किया कि स्लिम मतलब सुंदर और मोटा मतलब मॉन्स्टर। उसमें हमने इसलिए, आप अगर आप शो देखें तो हमने एक एकदम ही यंग शो लिया है, जिसके लव स्टोरी एकदम यंग है। कपल, एक लड़की जो ओवरवेट है एंड एक लड़का जो एक फिटनेस फ्रीक है, कैसे उनका आमना सामना होता है और कैसे उनकी आगे लाइफ बढ़ेगी, सो वो हम एक चीज़ लेके आना चाहते थे कि जो लड़की का कैरेक्टर है वो एकदम ही एक कॉन्फिडेंट टुडेज गर्ल विच इज़ देयर, जिसको ये कोई परवाह नहीं है कि वो कैसे, वो ओवरवेट है या क्या, वो कोई परवाह नहीं है उसको, क्योंकि उसको अपने पैशन से जो उसको काम करना है, और उसके भी एस्पिरेशंस ऐसे हैं कि मेरा भी एक दिन अच्छा परिवार होगा और अच्छा लड़का मुझे मिलेगा। इट इज़ हर थॉट विच शी वॉन्ट्स टू डू, एंड शी इज़ वर्किंग लाइक दैट एंड मूविंग इन लाइफ लाइक दैट। बट लोग आसपास उसको बोलने नहीं देते हैं कि तुम ओवरवेट हो। तो ये चीज़ को जो हम वो एक कोशिश की है हमने। अभी बहुत ही यंग शो है, कुछ ज़्यादा एपिसोड नहीं हुए हैं, मोटा होना या मोटापे के आगे देख ना पाना, लेकिन वी आर ट्राइंग कि लोगों को पसंद आए, और रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। वो डेफिनेटली लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत अलग किस्म का लगा है, एंड दे आर लविंग द टू कैरेक्टर्स आर मेनली। टेलीविजन शोज मेनली समझा जाता है कि घर की औरतें देखती हैं। एक टाइम था कि अब टेलीविज़न मतलब लोग सुबह शाम दोपहर देखते थे, 9 बज जाते थे, 8 बज जाते थे। लेकिन क्या टेलीविज़न देखना ख़त्म हो गया है? क्या वो ऑडियंस जो अब तक सीरियल देखती थी वो अब शिफ्ट हो गई ओटीटी शो में? तो संजय जी, ये सवाल हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि ओटीटी आ गया, अब सीरियल नहीं बचेंगे, सीरियल कोई नहीं देखेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताएँ कि क्या सीरियल देखना ख़त्म हो गया? क्या ओटीटी हैज़ टेकन ओवर द ट्रेडिशनल टेलीविज़न, और इज़ जस्ट वन अदर द स्क्रीन दैट वी वाचिंग? नो, ये एक मिथ है कि टेलीविज़न ख़त्म हो गया है। वो तो इम्पॉसिबल है। हम सब कर रहे हैं टेलीविज़न, हम सब प्रोड्यूसर बना रहे हैं टेलीविज़न, और चैनल्स भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं टेलीविज़न, और लोग देख रहे हैं टेलीविज़न। टेलीविज़न और ओटीटी जो है ना, वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं जी। तो हमको ओटीटी जो है रिप्लेसमेंट नहीं है, एडिशन है। सो द पॉइंट इज़ दैट कि एक ओटीटी के जो शोज़ बनते हैं वो एक अलग तरीके की फॉर्मेट और स्टोरी टेलिंग है, और जो जीसी के शोज़ हैं वो एक अलग तरीके के फॉर्मेट और स्टोरी टेलिंग है। जीसी उतना ही रेलेवेंट है अभी तक जितना पहले था, बट येस, ओटीटी एक अलग एक और ऑप्शन, लोगों के लिए एक और ऑप्शन आ गया है। कई कहानियां जो आप जीसी पे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनकी हम कहानी को, कौन सी कहानी जीसी की है, कौन सी कहानी फिल्म की है और कौन सी कहानी ओटीटी की है ना, वो कहानी के स्ट्रेचेबिलिटी पे होता है कि आप कितनी कहानी में, कितनी गाढ़ी कहानी है जिसको आप खींच के, तो कोई चीज़ें 50 एपिसोड के लिए सही होती हैं, कोई सिर्फ फिल्म के लिए सही होती है क्योंकि वो 2 घंटा ही बन सकती हैं, और कोई लंबे सीरीज के लिए सही होती हैं। तो इस तरीके से, तो मेरे हिसाब से ओटीटी जो है एक एडिशन है, एक एडिशन एंड एक और फॉर्मेट है जो व्यूअर को मिल गया है। बट इससे जीसी पे बहुत बड़ा फर्क है, वो मेरे मानने से नहीं है, क्योंकि अभी तक हम जीसी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम तक उतना ही रेलेवेंट रहेगा। वो हाँ, ये है कि हम धीरे धीरे ओटीटी पे बढ़ रहे हैं, बट वो एक कुछ लोग ओटीटी पे गए हैं जो, और कुछ लोग पैरेलली ओटीटी और जीसी दोनों देख रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ जीसी देख रहे हैं। और हिंदुस्तान के इतने सारे लोग हैं, आप अगर उसको एक फ्रैगमेंट भी कर दें कि इतने लोग ओटीटी देख रहे हैं और इतने लोग जीसी, आप उतना डिस्पैरिटी देख लेना कि कितने लोग ओटीटी देख रहे हैं और कितने लोग जीसी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीसी कहीं जाने वाले नहीं है, कहीं नहीं जाने वाला। जी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मुझे याद है कि जब
बालिका वधू में आनंदी को गोली लगी थी, जैसे पूरा देश क्यों गोली मार रहे हो। तो ऐसे भी प्रोड्यूसर को लोग टारगेट करते हैं सोशल मीडिया में। आई एम श्योर आपको या आपके इंस्टा हैंडल्स या फेसबुक पे मैसेजेस आते होंगे कि ये कहानी पांड्या स्टोर में ये क्यों डाल दिया, इस किरदार को वापस लाओ, ये रोल के लिए ये फिट है। तो किस तरह का सोशल मीडिया से रिस्पॉन्सेज एज अ प्रोड्यूसर आपकी टीम और आपको मिलते हैं आपके शोज़ के लिए? खासकर जो पिछले अभी हमने जो शोज़ आपके किए, जैसे पांड्या स्टोर लास्ट किया था, काफ़ी पॉपुलर था। पांड्या स्टोर लोगों को लगता था नहीं इनको क्यों रिप्लेस कर दिया, इनको यहाँ होना चाहिए। तो हाउ डू यू हैंडल दैट फैन बेस ऑफ द? वेल यू हैव टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऑफ कोर्स लोग जब रिएक्ट करते हैं, वो क्यों रिएक्ट करते हैं? लोग इसलिए रिएक्ट करते हैं कि वो कहानी या तो पात्र के साथ, या तो कहानी के साथ, या तो उस पात्र के साथ जुड़ जाते हैं जी। तो जब उनको वो पात्र बहुत अच्छा लगने लगता है, तो वो अगर उसकी कहानी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं या वो चेंज हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, राइट। लेकिन जब हमारे मेकर्स की तरफ से बहुत अलग चीज़ें होती हैं, कभी कहानी चेंज हो जाती है, कभी वो एक्टर नहीं किसी वजह से काम कर पाता है या हमको चेंज करना पड़ता है या ट्रैक चेंज हो जाता है। तो इस तरीके के अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे वो आते हैं, हज़ारों की तादाद में अच्छे आते हैं, कई अलग किस्म के वो भी आते हैं जो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो अभी ये तो मतलब वो तो करना ही पड़ेगा, मतलब तो उसका So how you handle that? कैसे आप लोग डील करते हैं? सो देखते हैं हम स्क्रीनिंग जब उसकी वो करते हैं, हमारे जो पूरी मीडिया टीम है वो जो जब बैठती है और उनको देखती है, तो उसमें से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एट द एंड ऑफ द डे हम सीरियल ना उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं जो हम पे रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम वी ट्राई टू फिगर आउट कि इस मतलब एक्चुअली लोग कहना क्या चाह रहे हैं, नाराज़गी है तो क्यों है, और अगर बहुत सारा वो उसको बोल रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा आपने काम किया है, तो उसकी वजह भी क्या है, क्या अच्छा लगा है उनको, तो वो हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें कोशिश करते हैं कि वो चेंज हो सकें, कुछ हो पाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं। तो इस तरीके से वी हैव टू मतलब दोनों तरफ का बैलेंस करना पड़ता है थोड़ा। कुछ मज़ेदार किस्सा बालिका वधू के दौरान भी, कुछ दैट वाज अ वन मोमेंटस शो, बहुत सारी अच्छी यादें आई एम श्योर जुड़ी होंगी, बहुत सारे आपको मैंने सुना बहुत सारी रियल लाइफ बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो कुछ ऐसा किस्सा आप बताना चाहेंगे उस शो के बारे में? सबसे जो ये किस्सा नहीं, जो रियल चीज़ हुई थी कि मतलब एक छोटी लड़की आनंदी, जो जब हम शूट कर रहे थे जोधपुर में, और मुझे अच्छी तरह याद है पहला शूट हमारा आउटडोर था और जोधपुर के आउटस्कर्ट्स पे हम शूट कर रहे थे। तो पहला शॉट जब हमने लगाया था तो आनंदी का पहला शॉट काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ था उसमें। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मतलब वहाँ पे खड़े सब लोगों ने था, आपको शायद बिलीव नहीं होगा कि वो 7 या 8 साल की तब थी जब उसने स्टार्ट किया था करना। उसका वेरी फर्स्ट टेक वॉज एन एब्सोल्युटली ओके टेक। हम पूरे यूनिट ने तालियां बजाई थी। उस 8 साल की लड़की ने जो पहला टेक, उसके लाइफ का फर्स्ट शॉट वॉज अ एब्सोल्यूट 100% परफेक्ट शॉट। भी आओगे ना लड्डू खाने? अरे मेरी शादी जो है। And the rest is history. This is a fact. जी। This is a fact. This was there and everybody all across, जितने भी वहाँ पे यूनिट था पूरा, टेक्नीशियन, हमारे डायरेक्टर सिद्धार्थ सिंह गुप्ता जिन्होंने शूट किया था ये पहले कुछ एपिसोड्स उन्होंने शूट किए थे जी। वो और जो पूरा यूनिट था, दे ऑल क्लैप फॉर हर ऑन दैट द फर्स्ट शॉट। एंड वी वर सेइंग कि मतलब कि एक वो होता है ना, एक बच्ची में हिचक होती है और शायद वो लगेगा, बट दैट वाज द फर्स्ट थिंग। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा हमारे साथ जो पहले दिन हुआ। हमने ये सोचा था कि ठीक है, मतलब आज का दिन थोड़ा शायद आधा दिन लग जाएगा, क्योंकि जब तक वो आए उसमें समझे एंगल, कैमरा और इमोशन समझे एंड ऑल, बट नहीं, उसको समझाया। उसका पहला शॉट इज एन ओके शॉट। गई थी इनके घर।
तो किससे है बातें तो चलती रहेंगी, नहीं फिलहाल बच जाते थे संजय जी। अभी और आप आजकल कौन से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? एनी वेब सीरीज, एनी फिल्म और एनी मोर टीवी शोज? सो हम काफ़ी अभी शोज़ पे काम कर रहे हैं, OTT शोज़ पे भी काम कर रहे हैं, और अभी कुछ ही दिनों में हमारा एक और शो आने वाला है OTT का जी। जो एक थ्रिलर है, स्पाई स्टोरी है बेसिकली। तो वो अभी आएंगे, उसका मतलब अभी हम राइट नाउ एडिट स्टेज पे हैं उसके, बट वो एक हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। एंड वेरी सून एक और हम GC का प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे आपके सामने जी। तो ये अभी हमारा करंट अगले 3 महीने का प्लान है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है, तो ओवर द मंथ्स डेफिनेटली हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या आ रहा है। जी, तो उम्मीद है कि आज आपके फेवरेट शोज़, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज़ के बारे में आपको वो बातें पता चली होंगी जो शायद आपको आपके शो देखते हुए शायद कभी ना पता चले। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको पर्दे के पीछे की असली कहानियों से रूबरू रखें। तो स्टे ट्यून, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच संजय जी हमसे बात करने के लिए। और उम्मीद है कि इस तरह से कहानियाँ जो आप बनाते हैं, जो ज़िंदगी से लोगों के जुड़ जाती है, उनके दिलों में जुड़ जाती है, इस तरह बनाते रहे। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक्स फॉर हैविंग मी।